हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है और उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ। ये पहला टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग। समाज में परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, बिना परिवर्तन का ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है या कह सकते हैं कि चल नहीं सकता है। परिवर्तन क्यों आता है समाज में? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए बेरोजगारी जो है अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर देती है। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें इस समाज में जीना है और जीने के लिए कुछ काम को करना है ताकि समाज में उसका भी एक स्थान हो, एक जगह बन सके, लोगों के बीच उसकी पहचान बन सके। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में, इसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होता है कि समाज में जितने भी क्रांति होते हैं वो निचले दबदे से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग जानते थे कि राजवंश होता था, राजा का शासक होता था, जिसमें बहुत सारे राजा जो होते थे वो तानाशाही होते थे। कहने का मतलब है कि अपने अधीन का सरकार चलाना, वो जो रूल नियम बना दिए उसी पे हमें काम करना पड़ता था। लेकिन समय के साथ लोग भी बदलते चले गए, लोगों की सोच भी बदलते चले गई, उसकी विचारधारा भी बदलते चले गए। तो युग, इसीलिए इसको बोला जाता है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो इसमें 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। इस युग में 3 अलग अलग विचारधारा के लोग थे उस समय। क्या लोग थे? जैसे कि इसमें एक दिया है उदारवादी। ठीक है, उदारवादी को हम लोग सिंपल समझ सकते हैं समान अधिकार। उदारवादी जो लोग होते थे, ठीक है, या बोल सकते हैं उदारवादी संगठन के जो लोग होते थे, उनका विचारधारा यह था कि समाज में सभी लोगों का एक समान अधिकार। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं तो पता है कि हर राजा जो है वो अपने अनुसार एक जिस धर्म से वो राजा आता था उस धर्म को अधिक सम्मान देना, बाकी धर्मों के अपेक्षा बाकी धर्मों के लोगों को उतना सम्मान नहीं देना या उनको अधिकार नहीं देना। ठीक है, एक विशेष समुदाय के लोगों को विशेष अधिकार देना और निचले तबके लोगों का विशेष अधिकार ना देना। तो उदारवादी लोग चाहते थे कि समान अधिकार हो, यहाँ पे सभी धर्मों का जो है वो समान अधिकार मिले, सभी लोगों का एक समान अधिकार मिले, कानून के तरफ से, राजाओं के तरफ से। ये इनकी विचारधारा था कि समाज में अगर हमको रहना है तो समाज में सबके लिए समान अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना धार्मिक, इसलिए मैंने धर्म का नाम लिया क्योंकि स्टार्टिंग में राजा जिस धर्म से आते थे उस धर्म को जो है एक विशेष अधिकार दिया जाता था बाकी धर्मों के अपेक्षा। तो लोगों की सोच थी कि ऐसा क्यों हो, या उस धर्म के समुदाय के एक विशेष अधिकार है, बाकी समुदाय के एक विशेष अधिकार ना दिया जाए। क्योंकि हमारा देश इंडिया बोलता है कि यहाँ पे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो यहाँ पहला लाइन जोड़ दिया गया कि इंडिया का ऑल पर्सन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में इक्वल है, बराबर है, यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर अधिकार मिले। तो ये उदारवादी लोग चाहते थे कि यहाँ पे परिवर्तन हो और यहाँ सभी को जो है वो एक समान अधिकार मिले। तो हम लोग क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा एग्जाम में कि उदारवादी से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि उदारवादी एक ऐसी सामाजिक संगठन था जिनका उद्देश्य था कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, सभी को सामाजिक कार्य में समान जगह मिले, समान अधिकार मिले। तो इनका मुख्य उद्देश्य था समानता लाना। क्या उद्देश्य था? समानता लाना, समाज में इक्वालिटी लाना। ठीक है,
तो आप इसको लिख दीजिएगा। आपको 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद को आपको सिंपल में समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। पारंपरिक, आपको पूछेगा कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा लिख दीजिएगा कि रूढ़िवाद संगठन के जो लोग थे उनका यह मानना था, या रूढ़िवाद विचारधाराओं के जो लोग थे उनका यह मानना था कि जो परंपरा से चली आ रही है वो चलते रहे, उसमें बदलाव होना चाहिए। इनका भी कहना था कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैसे, एकदम धीमे धीमे बदलाव होना चाहिए, स्लोली चेंजेस, ठीक है, होना चाहिए। तो ये पारंपरिक को मानता था, परंपरा को मानता था। तो आपसे पूछेगा कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते, तो सिंपल सा, रूढ़िवाद विचारधारा के लोग जो है वो परंपरा को मानते थे कि नानी जो है वो नहीं पढ़ी। नानी का कहना था, जैसे कहानी आपको बताते थे कि नानी बोली कि घर में बेटियों का काम क्या है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ठीक है। नानी आज भी आती है तो कहती है कि वाह, पढ़ लिख के कलेक्टरेट बन जाएगी, एक काम नहीं करती है, मम्मी के थोड़ा हाथ नहीं बटा देती, देखो तो किताब लेके बैठी हुई रहती है। ऐसा बहुत सारे घरों में आज भी सुनने को लिए मिलता है। तो नानी को बतलाना होगा कि अब वो परंपरा नहीं निर्वाह करेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि घर में भोजन जो है वो स्त्रियां ही बनाए, स्त्रियां बाहर भी काम कर सकती है और घर में भोजन बनाने के काम हम लोग भी कर सकते हैं, या दोनों को मिलके भोजन बना लेंगे, या दोनों को मिलके इनकम ही करेंगे। चेंजेस हो चुका है, परिवर्तन चेंज हो चुका है। तो पारंपरिक जो है वो क्या है, कौन लोग चाहते थे, रूढ़िवाद। तो आपकी दादी क्या हो गई, रूढ़िवाद विचारधारा के लोग हो गए। वो चेंजेस नहीं चाहते हैं समाज में, ठीक है, कि लड़कियों के पढ़ा लिखा के बात करोगे क्या, पढ़ लिख के क्या उनसा बड़का काम कर लेगी। तो ऐसा नहीं नानी, वो रूढ़िवाद विचारधारा का लोग थे। वो चेंजेस, एक आता है आपका रेडिकल। रेडिकल क्या है, परिवर्तनवादी, ये समाज में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों का काम सेम है, जैसे कि इसमें आपका समान अधिकार सभी को चाह रहे हैं, ये भी चेंजेस चाह रहे हैं, और ये भी चेंजेस चाह रहे हैं कि समाज में कुछ चेंजेस आए, नए कानून बने, नए विचारधाराओं का कानून बने, उस पे हम लोग काम करें, यहाँ पे लोकतंत्र हो। इस तरह छोटे छोटे रेडिकल लोग जो थे, रेडिकल विचारधारा के लोग, ये चाहते थे कि समाज में, क्योंकि ये भी समान अधिकार चाहते थे, लेकिन कुछ कुछ दोनों सेम बोल सकते हैं। आपसे रेडिकल पूछेगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वहां गलत नहीं होगा कि रेडिकल विचारधारा का लोग जब आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि रेडिकल विचारधारा के लोग उदारवादी विचारधारा से के विचार से मैच करता था, यह सम्मान, क्योंकि रेडिकल जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इनका काम था परिवर्तन हो, कुछ भी चेंज हो लेकिन समाज में चेंजेस हो। और इनका कहना था कि समाज में चेंज हो लेकिन सबका इक्वालिटी चेंज हो, और इनका कहना था कि अगर समाज में चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए। परंपरा जो चलते आ रहा है और उसका निर्वाह नहीं करेंगे नानी जी। अब हम क्या है कि समाज में आज की लड़कियां हैं हम, ठीक है, हम टिकटॉक भी बना सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। जैसे अभी हमारी देश की सेकेंड महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इस टाइप का चेंजेस होना चाहिए। इनका कहना है कि भैया समाज है तो जब तक समाज में चेंजेस नहीं होगा समाज का विकास नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या था, आगे जो है वो समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा क्या है इसको समझते हैं। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आप बहुत सिंपल में इसका आंसर लिख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्तियों के विरोध में कार्य करती है
और ये समाज में सभी समुदाय को समान अधिकार और न्याय के लिए कार्य करती है। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है। तो समाजवादी विचारधारा, आप समझिए कि समाजवादी विचारधारा जो है वो निजी संपत्ति रखने के विरोध में कार्य करती है। समाज में सभी समुदायों को समान अधिकार मिले, ठीक है, सबको न्याय मिले, समझ रहे ना, सबका विकास हो, इसके लिए यह कार्य करती है समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा के लिए जैसे यहां पे इसके अंदर जो कुछ लोगों ने क्रांति लाया या क्रांति किए, वो लोग जैसे सामूहिक समुदाय की रचना, एक ऐसा समाज का रचना करना था यहां पे, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन के द्वारा उनका यह कथन है कि समाज में सामाजिक विचारधारा तब जो है विकास होगा जब समाज में एक सामूहिक समुदाय की रचना होगा। समाज में एक ऐसा समाज का रचना करना है कि वहां पे सामूहिक सबकी भागीदारी होना चाहिए। किसी धर्म रिलेटेड, लिंग रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड समाज ना हो। आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा समाज का संगठन बनाना है जिसमें सभी समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों का भागीदारी, हर धर्म के लोगों का भागीदारी उसमें होना चाहिए, तब जाके समाज में विकास होता है। किसी एक का हिस्से से या भागीदारी से समाज कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। ये इनका मानना था, रॉबर्ट ओवेन का, ठीक है। इनका कहना था एकदम सिंपल भाषा में कि सामूहिक सभी समाज के सभी वर्ग के लोग अगर मिलके एक ऐसे समाज का कल्पना गठन करे जिसमें सबके अधिकार की बात की जाए, ठीक है। आगे इसी में बोलता है सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों का बढ़ावा देना। इसी में समाजवादी विचारधारा में लुई ब्लॉक का कहना था कि अगर सरकार जो है, सरकार द्वारा जितने भी लोगों के लिए सुविधाएं दी जाती है वो सामुदायिक हो, पूरे समाज के लोग उसका लाभ उठा सके, सब तक उसका लाभ पहुंच सके। मान लीजिए अगर कुआं सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, समझ रहे ना, सरकार के द्वारा कुआं बनाया जा रहा है किसी एक विशेष क्षेत्र में, तो किसी एक विशेष क्षेत्र में जब कुआं बनाया जा रहा है और उस क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, अमीर, गरीब, कास्ट से रिलेटेड लोग, तो इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के लिए वो कुआं बनाया जाए। नहीं, वो कुआं अगर बनता है तो ऑल पर्सन के लिए बनना चाहिए। यही इनका कहना है कि सरकार द्वारा जितने भी कार्य जो है वो बढ़ावा देनी चाहिए ताकि उसका लाभ जो है ऑल जनता, ऑल पीपुल जो है उठा सके, हर वर्ग के व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। वो इसका विरोध करते थे कि सरकार के द्वारा जितने भी सुविधा दिया जाए जनता को, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सड़क बनाया गया है तो इस पे केवल जो है कुछ वर्ग के या बड़े लोग ही सफर कर सके, ऐसा नहीं। अगर कुछ पार्क बनाया गया हो तो उसका भी लाभ, अस्पताल बनाए गए हों तो उसका भी लाभ किसी विशेष लोगों को ना मिलके पूरे समाज के लोगों को मिले। ये सामाजिक विचारधारा के लोग थे। इसी में संपत्ति पर पूरे समाज के नियंत्रण होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का कहना था, ठीक है। इनका सोच था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का कहना था कि संपत्ति पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, जिससे पूरे समाज का जो है क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अगर हम संपत्ति को किसी विशेष व्यक्ति निजी हाथ में दे दें, जैसे आज हमारा देश लोकतंत्र है,
एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। लोकतंत्र तो आपका पूरा हक है कि आप सरकार से पूरा बायोडाटा मांग सकते हैं कि सरकार, आप देखते हैं ना कि कोई चीज सेशन पास होता है तो उसमें बताया जाता है कितना का बजट मिला। जैसे मुखिया हम बात करते हैं कि मुखिया को फंड मिला कि मुखिया को 5 साल में 5 करोड़ जो है 8 करोड़ उसको फंड दिया गया है कि आप 8 करोड़ जो है अपने गांव के लिए विकास कर सकते हैं। ये मुखिया को इतना दिया गया है। अब मुखिया अगर ये फंड का लाभ उठाता है और ये लेता है तो बाद में हम जनता हैं, हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने ये फंड को कहां कहां खर्च किया। तो संपत्ति जो है वो पूरे जनता के नियंत्रण में है। लेकिन राजशाही में ऐसा आप नहीं पूछ सकते थे कि उस निजी संपत्ति जो रखे हैं आपके पास ये संपत्ति कहां से आया। उस समय क्या होता था, जमींदार होते थे जो जमीन को रखते थे और लोगों को कार्य करने के लिए देते थे, उन पे टैक्स लिया जाता था। काम आप उस पे किए तो आधा उसको दे देना है। तो इसका विरोध ये करते थे। इनका कहना था कोई जमीन किसानों को दे दिया जाए ताकि किसान आसानी से खेती करे, अपने लिए जिए कुछ। तो कहने के लिए इनका सिंपल संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये दोनों का मानना था। तब जाके समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसी में बोलता है कि समाज में एक और चीज क्रांति आया। क्या क्रांति आया? औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज से आप समझ चुके होंगे कि छोटे छोटे कारखाने बैठना स्टार्ट हो गए, ठीक है, उद्योग लगना स्टार्ट हो गए और उद्योगों में जो है कार्य करने के लिए लोगों की मांग स्टार्ट हो गई। लोग उद्योग में काम करने लगे। एक सिंपल सी, लोग इतना काम करते थे, ठीक है, 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे और उनको जो है वेतन भी बहुत कम मिलता था। एक व्यक्ति का सही वेतन क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति का सही वेतन क्या होता है कि वो आदमी खुश रहे? तो एक व्यक्ति का सही वेतन ये होता है उस व्यक्ति को समय के साथ उस समाज में, जैसे अगर एक व्यक्ति के इंडिया में अभी प्रेजेंट में उसको कम से कम जो है 10,000 चाहिए, कम से कम में 10,000 उसको सैलरी चाहिए ताकि उस 10,000 में वो क्या कर सके, अपने घर परिवार को चला सके, जरूरत की वस्तुओं को खरीद सके, ठीक है, जो जरूरत की वस्तुएं हैं। तो उस समय इतना कम वेतन मिलता था कि लोग जरूरत की वस्तुएं तो छोड़ दीजिए, वो जो एकदम नेसेसरी जरूरी है खाने पीने की, वो भी नहीं निकल पाता था। तो इसमें मजदूर बेचारे जहां के तहीं रह जा रहे थे, ठीक है, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था। ये भी एक बड़ी समस्या थी। समस्या इसलिए भी इसको कह सकते थे क्योंकि अगर एक घर में मान लीजिए 4 परिवार रहते हैं, ठीक है, कौन, मम्मी पापा और उनका बेटा और उनका बहू। अब ये 4 परिवार थे तो 1 केजी आटा आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक व्यक्ति कमाया, 4 परिवार, अब उनके पोता पोती हुए, उनके जो है एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते चला गया। अब वहां 1 केजी की जगह में 1.5 केजी 2 केजी आवश्यकता है। इसके लिए इनकम भी बढ़ना चाहिए। अरे इनकम वही रह जा रहा है और खर्चा बढ़ जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना। तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ते जा रहा था और जो साधन था वो उतना ही था। तो इसमें भी सामाजिक परिवर्तन आना तय था क्योंकि यहां भी परिवर्तन मांग रहा था उनके हक कि 12 घंटा लोग काम करेंगे और 10 घंटा काम करेंगे और उनको वेतन कम मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मजदूरों को संगठित रहना होगा, इकट्ठा होना होगा, तब ना वो अपनी मांगों को मालिकों तक पहुंचा पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर ये संगठित नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे और बिखरे हुए रहेंगे तो अपनी आवाज मालिकों तक पहुंचा पाएंगे क्या? एक उद्योग का कोई मजदूर अपने मालिक से ये कह पाएगा कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए? नहीं ना। तब यहां पे एक परिवर्तन आता है।
परिवर्तन ये आता है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूरोप में समाजवाद का आना जो है वो स्टार्ट हो गया था 1870 के दशक में। वहां सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। ठीक है, 1870 के दशक में वहां सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। समाजवाद के लिए समर्थन देने के लिए अधिकतर जो लोग थे उसमें जो कार्य कर रहे थे वो निचले तबके के लोग थे, गरीब, किसान और मजदूर थे। इसमें अधिकतर ये अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिए थे और इन्हीं के ये लोग अपने कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे संगठन, इनका मानना था कि समाज में अगर परिवर्तन चाहिए, मजदूरों को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा तो छोटे छोटे संगठन इन्हें बनाना होगा। संगठन बना के अपने कार्य या अपने मांगों के कंपनी के मालिकों तक, पूंजीपतियों तक अपने बात को ये रख सकते हैं और इन संगठन के लड़ने के लिए एक लीडर होना जरूरी है। तो आपको बता दें कि समाजवाद के लिए समर्थन जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी 27 फरवरी 1900 में बनाया गया। ठीक है, 27 फरवरी 1900 में लेबर पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, एक पार्टी बना और 1905 में फ्रांस और इंग्लैंड में, ठीक है, 1905 तक जो है आपका एक लेबर पार्टी का संगठन हुआ और ये लोग जो है मजदूरों के लिए, ये मजदूरों द्वारा बनाया गया हुआ एक पार्टी था जो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे। समझ रहे हैं ना कि मजदूरों के जो मांगे वो मालिक मान ले। ये तब होगा जब क्रांति आएगी। बिना क्रांति के समाज में कोई परिवर्तन नहीं होती है, याद रखिएगा। बिना क्रांति किए समाज में किसी तरह का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो समाजवादी विचारधारा आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल सा भाषा में समाजवादी विचारधारा आप यहां से लिख सकते हैं कि यह समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है, ठीक है, निजी संपत्तियों के विरोध में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, प्लस में सरकार द्वारा जितने भी सुविधाएं जनता को दी जाए वो सारे जनता को बराबर मिले और सभी जनता तक वो सुविधा पहुंच सके, इसके लिए कार्य करती है। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि समाज में अगर बैलेंस बना के रखना है, संतुलन बना के रखना है, तो संतुलन तभी समाज में बन के रहेगा जब वहां सभी लोगों को बराबर हक और अधिकार मिलेगा। अगर किसी एक लोग को अधिक मिल जाएगा तो नहीं होता है। घर में मान लीजिए कि दो भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, भाई को थोड़ा अधिक मिल जाता है तो बहन में थोड़ा सा मन मोटा हो जाता है, कहता है कि नहीं मेरे को घर में इज्जत नहीं, मैं तो लड़की हूं, हमको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, अगर लड़की को मिल गया तो नहीं दीदी को बहुत मान होता है और हमको तो कोई पूछता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि समाज भी चाहता है कि इस उंगली को में अगर चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, इसमें भी चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, यहाँ भी हम ही को होगा, पांचों में अगर चोट लगे तो हम ही को होगा। पांचों को हमको एक नजर से देखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको हम अधिक वैल्यू दें। तो समाज में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं सबको हमको इक्वल नजर से देखना है। और जब तक हम इक्वल नजर से नहीं देखेंगे तब तक समाज में बैलेंस बना हुआ नहीं रहेगा। अब बैलेंस अगर समाज में चाहिए तो सबको समान अधिकार देना जरूरी है। समझ रहे हैं ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसी बात को कहता है कि इंडिया के संविधान के अनुसार, या बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग पूरे भारत के भारतवासी जो है उस संविधान के अनुसार वो बराबर हक के भागीदारी हैं। किसी को कोई अलग अलग विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। ऑल पर्सन आर इक्वल। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे बहुत तरह के लोग जो हैं से संगठन बना रहे हैं इंडिया में भी। ठीक है, यहाँ पे कास्ट रिलीजियस पे बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हिंदू समुदाय से हिंदू का एक संगठन चलाते हैं,
मुस्लिम समुदाय से मुस्लिम का, क्रिश्चियन से क्रिश्चियन का, हिंदू के अंदर भी बहुत सारे कास्ट है तो कास्ट वाइज समुदाय चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे संगठन बनते जा रहे हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे समाजवादी विचारधारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति है तो हम लोग जानते हैं कि रूसी क्रांति 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जो था वो जार निकोलस का शासन था। कब? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस का शासन था। अब बता दे रहे हैं कि अभी का प्रेजेंट टाइम का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये जो देश हैं जो अभी अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं, ये उस समय रूस के ही अंग थे, रूस के ही देश थे। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है ये भी एक समय एक ही अंग थे। ठीक है, इंडिया का ही पूरा अंग था, बाद में जो है विभाजन हुआ और अलग देश बन गया। ठीक उसी प्रकार यहां भी जितने देश का नाम हम लिखे हैं और भी देश हैं, तो ये सारे जो हैं से आपका किसका थे अंग? तो रूस के ही अंग थे, जो बाद में अलग हो गए रूस से और अलग अलग एक देश स्थापित हुआ। तो इस पूरे देश पे किसका शासन था? तो जार निकोलस का शासन था। 20वीं सदी के प्रारंभ में, 20वीं सदी के प्रारंभ में वहां के जनता जो है और 85% लोग जो हैं वो खेती पे आश्रित थे। यानी कह सकते हैं कि वहां का अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पे आश्रित था। वहां खेती अधिक किया जाता था जिससे वो लोगों का अर्थव्यवस्था टिका हुआ था। फिर अगर हम बात करें वहां का 20वीं सदी के आरंभ में ही, तो कारखाने का हालत बहुत खराब था, क्योंकि वहां निजी स्वामित्व यानी कि कारखानों के जो मालिक होते थे, ठीक है, उनका अपना कारखाना होता था। जैसे यहां भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिस पे सरकार द्वारा, लोकतांत्रिक देश में कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों को कुछ सरकारी कारखाने भी हैं, या उस पे आप कह सकते हैं कि नियम कानून, जैसे नियम कानून मान लीजिए कि 8 घंटा आपको काम करना है, तो कोई भी प्राइवेट कारखाना भी आपको 12 घंटा का काम तो नहीं करवा सकता है। अगर 12 घंटा काम करवाता है तो उसको 12 घंटा का वेतन देना होगा। तो कहने का मतलब कि निजी यानी कि मेरा है, मैं जैसे चाहूं वैसे चला सकता हूं। तो कारखानों का हालत बहुत खराब था। किसान और मीर के बीच का रिश्ता, मीर मतलब होता था जमीन मालिक। किसान क्या करते थे कि खेती करने के लिए जमीन मालिकों से खेत को ले लेते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार साझा जैसे किया जाता है, और ले लेने के बाद क्या करते थे कि खेती किए और फिर जमीन वापस कर देना। ठीक है, तो यानी कि किसानों के पास कोई जमीन नहीं था उस समय, अपना कह सके जिसे, वो टोटल किसके था? पूंजीपतियों के हाथ में था, और किसानों को लोग देते थे खेती करने के लिए। खेती किए भैया, उसका आधा हिस्सा उनको दीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप रख लीजिए। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एकदम अमीर लोगों का शासन था पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये निरकुंस राजशाही, सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निरकुंसवाद से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन याद है तो आप 3 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं, आप 5 नंबर का भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर समझने के लिए होता है कि निरकुंसवाद का अर्थ क्या होता है। तो निरकुंसवाद का अर्थ होता है वैसा शासन व्यवस्था जिस पे राजा का जनता द्वारा राजा पे कोई भी निरकुंस उस पे अति नहीं लगाया जाए, मतलब पाबंदी ना लगाया जाए। राजा का मन जो है जैसा चाहे वैसा जनता पे शासन करे, उसी को निरकुंसवाद कहते हैं। यानी कि राजा के द्वारा जनता पे अपनी मर्जी से शासन करना ही निरकुंसवाद है। समझे? 2 नंबर में अगर आपको मिलेगा तो आप क्या लिख सकते हैं कि राजा द्वारा जनता पे अपनी मर्जी से शासन करना निरकुंसवाद है।
ठीक है, यानी कि जनता के सुख चैन को छीन लेना, ठीक है, उन्हें कीड़े मकोड़े की जिंदगी देना, यही तो निरकुंसवाद है। आपको 3 नंबर में बोलेगा तो आप लिख सकते हैं एकदम ये कि राजा द्वारा जनता को तकलीफ देना, उन्हें परेशान करना। मान लीजिए कि राजा द्वारा ऐसा ऐसा नियम बनाया जाए जो जनता के लिए हो ही ना सके। मान लीजिए कि किसान के पास जमीन नहीं है, वो जमीन को दिया जाता है, खेती करने बाद आधा से ज्यादा फसल को रख लिया जाता है, यानी कि एक मजदूर को अपना पेट को भरने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा है। राजा इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है अपने प्रजा पे, जिसके ऊपर कोई निरकुंस नहीं लगाया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं निरकुंसवाद। यानी कि आप लिख सकते हैं निरकुंसवाद का, अगर 5 नंबर भी मिलता है तो आप उसको लंबा चौड़ा बढ़ा के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसे भी एसएसटी का एग्जाम में आपको लिखा होता है हर एग्जाम में कि परीक्षार्थी जो हैं उत्तर अपने शब्दों में दें, आप जो समझे हैं वो देना है, बुक में जो लिखा है वो नहीं। निरकुंसवाद यानी अत्याचारी राजा, समझ रहे हैं ना, निरकुंसवाद अत्याचारी राजा, राजशाही। मैं तो राज एकदम मन किया, मैं जैसे कि एक उदाहरण दे देते हैं, मैं राजशाही हूं, मन किया घूमने के लिए निकला, मुझे कोई खूबसूरत सी लड़की पसंद आ गई, मैं जबरन उससे उठाकर अपने महल में ले आया। मतलब किसी प्रकार से कोई डर कोई भय नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बाप का माल है, घिए उठाए चल दिए। ये ऐसा ही करते थे पहले के, वहां कहां का, रूस का राजा जार निकोलस, ठीक है। फिर बोलता है 1904 ईस्वी में महंगाई ने चरम सीमा छू ली है। सामानों पे जो जरूरी निजी प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं की कीमत इतनी बढ़ गई, जैसे प्रतिदिन हम लोगों के उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं क्या हो गई, जरूरत की चीजें, जैसे जरूरत की चीजें प्रतिदिन क्या, नमक, ठीक है, चावल, दाल, रोटी, ये सब एवरीडे चाहिए, प्रतिदिन चाहिए भोजन हमें। और ये सारे वस्तुओं पे जो है इतना ज्यादा महंगाई हो गया कि मत पूछिए, इसका तो चरम सीमा ही पार हो गया, इतना ज्यादा महंगाई हो गया। तब मजदूर जो हैं वो, जब इतना ज्यादा महंगाई हो गया ना, तो मजदूर जो है वो तकलीफ में आके, तकलीफ कहते हैं ना कि क्रांति यूं ही नहीं होता है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक चलते रहे तो कहने का मतलब है कि क्रांति कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ठीक ठाक से कोई चीज नहीं चल पाता है तो वहां पे क्रांति होना जरूरी है, और हमें क्रांतिकारी होना चाहिए। क्रांतिकारी के मतलब है अपने हक के लिए आवाज अवश्य उठाना चाहिए। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो संसार में आपका मदद कोई नहीं करेगा, ना गॉड करेगा, ना आसपास के समाज आपकी मदद करेगी। आपको आगे आना होगा। मजदूरों ने भी आगे निकला और संगठन बनाना शुरू किया। तो क्या होता है, मार्क्स के विचारों पे 1898 में, यानी कि 19वीं सदी के अंत में, कब 1898 में यानी 19वीं सदी के अंत में श्रमिकों यानी मजदूरों द्वारा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वर्कर पार्टी का संगठन किया गया। वर्कर पार्टी यानी कि इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो मजदूर थे, और एक पार्टी संगठन बनाई, श्रमिक संगठन, ठीक है, समाजवादी श्रमिक संगठन पार्टी। तो ये पार्टी जो है आपका, वो मजदूरों के हक के लिए कार्य करने लगी। अब मजदूर को एकत्र करने के लिए, उन्हें एक जैसा, उनके विचारों को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी हम बोले थे कि क्रांतिकारी लाने के लिए पहला व्यक्ति निकलता है घर से बाहर, उसके पीछे आसपास समाज को जब पता चलता है
तो वो भी अगर उसके विचारों से सहमत है तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार महात्मा गांधी निकले देश को आजाद कराने, तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ गए। यही है क्रांतिकारी आपका। तो जब मजदूर ये पार्टी बना लिए तो और मजदूरों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, तो इन्होंने अपना एक अखबार खोला। ठीक है, और उस अखबार के माध्यम से हर मजदूरों तक अपने विचार को साझा किया, संगठन को मजबूत बनाया, ताकि और दूर दूर के मजदूर जो है आके इस संगठन में एकत्र हो, इस संगठन से जुड़े। फिर बोलता है 19वीं सदी के अंत में एक और पार्टी बना, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हिंदी में समाजवादी क्रांतिकारी संगठन कहते हैं। कहने का मतलब ये मजदूर जब ये पार्टियां बना रही थी तो अब किसानों द्वारा, समाज के द्वारा भी, ठीक है, किसान के द्वारा भी पार्टियों को एक संगठन बनाया गया, जिसमें समाजवादी क्रांतिकारी के नाम से दिया गया, जिसमें मजदूर, किसान, छोटे बड़े लोग, जो ऐसा नहीं कि उसमें केवल गरीब ही आए, उसमें कुछ लोग जो थे पूंजीपतियों में से भी कुछ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, और उसमें समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग उस पार्टी से, उस संगठन से जुड़े, जिनका काम था देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी भी वही कार्य को कर रहे थे। अब क्या है, जैसे कि इसमें मजदूरों का संगठन बना स्टार्टिंग में, ठीक है, अपना विचार को फैलाया गया। फिर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, जिसमें पूरे समाज के बहुत सारे लोग और विभिन्न वर्ग के लोग जो है उस पार्टी से जुड़े। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब ये कैसी कैसी क्रांति हुआ, कौन कौन सा क्रांति किया गया। अभी तो केवल संगठन बना, ठीक है, पार्टी बना, अब तो क्रांति भी तो होगा ना। क्या रूस का जो शासन था उसका क्या प्रतिक्रिया आया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ तो आपको बता देते हैं। मजदूरों का एक जुलूस निकला, ठीक है, राजा के खिलाफ, वहां का राजा जार के खिलाफ एक जुलूस निकला। वो जुलूस था आपका, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पादरी गोपेन के नेतृत्व में वो मजदूरों का जुलूस निकला, और बड़ा शांतिपूर्वक ये जुलूस अपना मांग कर रही थी राजा से। ठीक है, लेकिन निरकुंस सैनिकों ने शांतिपूर्वक निकाले गए जुलूस पे सैनिकों द्वारा हमला कर दिया गया, और उस हमला में लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। समझ रहे हैं ना। कह सकते हैं कि हजारों लोग क्षतिग्रस्त हुए, मारे गए, लहूलुहान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया में जालियांवाला बाग हुआ था, हत्याकांड, ये भी उतना ही बड़ा हत्याकांड है। जार सैनिकों द्वारा ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और वो दिन था रविवार का, उसे भुलाया नहीं जाता, और इसीलिए ये दिन जो है खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हो गया इतिहास में। आप सोच सकते हैं कि एक निरकुंस राजा किस हद तक अपने कार्य को अंजाम दे सकता है, लेकिन लोग कब तक चुप बैठेंगे। आखिर इसका भी जवाब तो लोग देंगे, और लोगों ने दिया। इस घटना के बाद स्कूल, कॉलेज, दफ्तरे, बहुत सारे मध्य वर्ग के लोगों ने इस घटना का निंदा किया, और इसके लेकर स्कूल, कॉलेज बंद करने लगे, कारखाने बंद करने लगे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक जो है हड़ताल करने लगे कि इतना बड़ा घटना हो गया। और लोग अब भी शांत अगर बैठेंगे तो राजा का
जो है ना हौसला और भी बढ़ता जाएगा। और फिर कहा जाता है कि 75 डेज के अंदर जो है संसद, पहले तो यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की गई मध्य वर्ग के लोगों द्वारा, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी मध्य वर्ग में काम करने वाले छोटे मोटे लोग थे, कर्मचारी थे, उनके द्वारा यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की गई। और उसके बाद तत्कालीन संसद व्यवस्था की गई 75 दिन के अंदर, ठीक है। 3 संसद का व्यवस्था हुआ। पहला संसद को बर्खास्त कर दिया गया, दूसरा भी संसद, पहला में तो संसद का बैठा हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइम इसको ड्यूमा भी बोलते हैं, रूस में इसको ड्यूमा भी बोलते हैं संसद को। सेकेंड टाइम में जब फिर से संसद को बैठाई, संसद का गठन हुआ, लोग बैठे, जमा हुए, तो उस समय भी वो संसद को बर्खास्त कर दिया गया। दो टाइम असफल होने के बाद तीसरा बार में रूढ़िवादी नेताओं ने जो है पूर्ण रूप से संसद पे कब्जा कर लेते हैं और धीरे धीरे जो है वहां से पूर्ण रूप से कब्जा करके जार निकोलस का जो शासन था, जार का शासन, उसको समाप्त करते हैं, ठीक है। अब ये समाप्त करते हैं तो इस पे रूढ़िवादी का कब्जा हो जाता है। अब इसके बाद जो है ना वहां पे कैसे विश्व युद्ध का स्टार्ट होती है और विश्व युद्ध कैसे होता है ये हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। अब खूनी रविवार के बाद हम लोग आगे का टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में WW1 कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, WW1, वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट है। ये कब प्रारंभ हुआ था तो आपको बता देते हैं। ये प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, यानी कि 1914 ईस्वी के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 28 जुलाई 1914। इसी में ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेके कब तक चला था, तो 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। कब तक चला था? 11 नवंबर 1918 तक। अब बात होता है कि ये विश्व युद्ध जो है किन किन देशों के बीच लड़ा गया था, तो आपको बता दें सबसे पहले स्थान यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में जो है ये युद्ध जो है पूर्ण रूप से लड़ा गया था। स्थान कहां? यूरोप और अफ्रीका और मध्य पूर्व में, ठीक है, मध्य पूर्व भाग में ये युद्ध हुआ था। इसमें दो ग्रुप थे, संगठन देश, ठीक है, दो। फर्स्ट ग्रुप में जो देश थे वो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली आदि और भी छोटे देश थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 देश थे। कौन? ब्रिटेन था और फ्रांस था और रूस, अमेरिका, इटली। आपसे पूछ सकता है कि दो गुटों के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुई, उन दो गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहला गुट में जो था वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन की तरफ कौन कौन सा देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, ये मुख्य रूप से 5 देश। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो है ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, खिलाफत ए उस्मानिया, बल्गारिया, ठीक है, 1 2 3 4। इसमें मुख्य रूप से 4 देश थे। कितने देश थे? 4 देश थे। क्या होता है, ये देश, इन दोनों के बीच जब युद्ध प्रारंभ हो जाती है तो आपको बता दें कि इस युद्ध में भाग जो लिए थे, तो इस युद्ध में कुल सैनिक की मृत्यु जो हुई थी फर्स्ट ग्रुप में, टोटल मृत्यु कितनी हुई थी?
तो आपको बता दे 55 लाख, ठीक है, 55,25,000 सैनिक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 55,25,000 सैनिक की मृत्यु हुई थी। और घायल कितने हुए थे, तो आपको बता दे कि घायल जो है 1,28,31,500 सैनिक घायल हुए थे। अगर वहीं पे बात करते हैं लापता कितने हुए थे, तो लापता जो हैं वो आपको 41,21,21,000 सैनिक जो है 21,000 सैनिक जो हैं लापता हुए थे। इसमें टोटल भाग कितने लिए थे, तो आपको बता दे 2,24,77,500 सैनिक जो हैं वो भाग लिए थे। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पे आपका जो है वो 43,86,000 सैनिक मारे गए थे और 83,08,000 सैनिक जो हैं 8,000 सैनिक घायल हुए थे और लापता 36,29,000 सैनिक लापता हुए थे। और टोटल इसमें जो सैनिक भाग लिए थे वो था आपका 1,64,03,000 सैनिक, 1,64,03,000 सैनिक ने भाग लिया था। तो ये तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका, इटली के तरफ से मारे गए सैनिकों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप आसानी से बोल सकते हैं 55,25,000, ठीक है। पूछ देगा कि घायल सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 1,28,31,500 और लापता कितनी थी, तो 41,21,000 लापता थी। और टोटल भाग कितने लिए थे, तो भाग लिए थे 2,24,77,500 युद्ध में, ठीक है। और युद्ध कितना आपका 14 से आपका 18 तक चला, लगभग जो है वो 400 वर्षों तक युद्ध चला। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी और खिलाफत बल्गारिया के तरफ से कितने सैनिक मारे गए थे कुल, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 43,86,000 सैनिक मारे गए थे और घायल जो हुए थे वो 83,08,000 सैनिक घायल हुए थे। लापता जो हुए थे वो 36,29,000 सैनिक जो है वो लापता हुए थे। और कुल सैनिक भाग लिए थे 1,64,03,000 सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध, इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला कि ये लोगों जो है युद्ध को जीत जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली का विजय होता है और ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, खिलाफत ये सारे का हार हो जाता है। लेकिन युद्ध का परिणाम, युद्ध चलने से बहुत बड़ा परिणाम होता है कि बहुत सारे देशों का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे देश जो है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग देश का निर्माण हो जाता है। इस युद्ध के बाद बहुत सारे देश, जैसे फ्रांस, हम लोग रूस पढ़ रहे हैं तो रूस से ही बहुत सारे देश अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस युद्ध के बाद बोला जाता है कि एक बीमारी फैल गया था, फ्लू नामक बीमारी, जिसमें काफी जनसंख्या में लोग मारे गए थे। और ये बीमारी आपका जो है से 1909 तक, ये 1918 के बाद ये बीमारी फैला था। और ये बीमारी फैलने से लगभग जो है पूरा विश्व भर में करोड़ों आदमी की मौत हुई थी इस बीमारी से, फ्लू नामक बीमारी से, ठीक है। ये स्पेनिश से फैला था ये बीमारी और इस बीमारी को फैलने से काफी लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग। और पूर्ण रूप से ये बीमारी खत्म हुआ था 1999 में, 1919 में ये बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हुई थी। अब इस युद्ध के बाद एक संघ भी बना था, ठीक है। एक संघ का निर्माण हुआ, राष्ट्र संघ,
ठीक है, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, इसलिए निर्माण हुआ कि हर छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध करना नहीं, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसमें काफी जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि युद्ध जो है ना, युद्ध कभी भी लोगों के लिए लाभदायक नहीं रहा है। युद्ध लोगों के लिए हानिकारक ही रहा है और काफी नुकसान हुआ। भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, इसके लिए एक संघ बनाया गया कि युद्ध से पहले लोग बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे और समझौता करेंगे ताकि युद्ध ना हो सके। ठीक है, युद्ध ना हो सके। तो आज के टॉपिक्स इतने ही है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फरवरी क्रांति। ठीक है, फरवरी क्रांति इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह फरवरी माह में पूर्ण रूप से, फरवरी माह में जितने भी क्रांति हुए उस सबको फरवरी क्रांति कहा गया। क्या था रूस में कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है से देश में काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। जो शरणार्थी थे, शरण लिए थे, उनको बसाना था। आर्थिक समस्याएं थी, खाने पीने की समस्याएं बढ़ती गई, मजदूरों और सैनिकों के बीच टकराव, राजा के बीच टकराव बढ़ते गया, जिसके कारण 22 फरवरी को फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दिया गया मजदूरों के द्वारा। देखते ही देखते लगभग 50 फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी गई मजदूरों के द्वारा। बाद में यही मजदूर जो है से सिपाही से मिलके और मजदूर दोनों मिलकर, सिपाही और मजदूर मिलकर सोवियत संघ का गठन करते हैं। ठीक है, एक गठन करते हैं, एक सदस्य बनाते हैं और उस गठन का नाम होता है सोवियत गठन। ठीक है, बोलता है 50 फरवरी को डायूमा यानी संसद को बर्खास्त कर दिया गया था और अंततः जो है वहां के जब ये गठन हुई सिपाही और मजदूर के बीच, तो कह सकते हैं कि अंत में वहां का राजा जार को जो है सिपाहियों के कहने पर गद्दी छोड़ना पड़ा और 2 मार्च को वहां पे गद्दी छोड़ दिया गया। फरवरी क्रांति जो है, फरवरी क्रांति से रूस में जो है राजशाही का पतन हो गया। अब वहां राजशाही नहीं रहा, राजा का शासन खत्म हुआ, अब वहां जनता का शासन आता है। आगे बोला जाता है फरवरी क्रांति के बाद आता है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या था कि महान बोल्शेविक नेता लेनिन जो है रूस में वापस आए और इनके द्वारा 3 मांग थी जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। कितनी मांग? 3 मांग। पहला मांग इनका ये था युद्ध का समाप्ति, यानी कि युद्ध अब खत्म करो। जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को पूर्णतः अब क्या कर देना है? बंद कर देना है। सारी जमीन जो है किसानों को हवाले कर दो। ये जमीन जो है किसानों जो खेती कर रहे हैं किसान, उनके हवाले कर दिया जाए। दूसरा मांग था इनका। तीसरा मांग इनका था बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। तीसरा मांग इनका था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये 3 मांग था इनके लिए और ये तीनों मांग जो है इनके द्वारा नेता लेनिन के द्वारा मांगा गया था और ये अप्रैल में हुआ था, इसीलिए इसको अप्रैल थीसिस कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देगा कि अप्रैल थीसिस क्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि महान बोल्शेविक नेता लेनिन द्वारा 3 मांग थी। पहला मांग थी युद्ध की समाप्ति, दूसरा मांग थी सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसे हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति क्या है? 24 अक्टूबर 1917 को हुआ था। ठीक है, ये क्रांति सुबह में स्टार्ट हुआ और शाम ढलते ढलते जो है ये पेट्रोग्राद शहर जो है, ये देख रहे हैं ना, पेट्रोग्राद शहर, इस पे बोल्शेविकों का पूर्ण तरह से नियंत्रण हो जाता है। सुबह में क्रांति स्टार्ट होती है और शाम होते होते ही पूर्ण रूप से इस शहर पे बोल्शेविकों का नियंत्रण हो जाता है और इस तरह आपका अक्टूबर क्रांति
शुरू होती है और खत्म हो जाती है। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद जो आए बदलाव, क्या हुआ कि निजी संपत्ति का खात्मा हो गया। अब निजी संपत्ति का वहां खात्मा हो चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। अब जो जमीन थे, जो जमींदार के पास, वो अब जमींदार के नाम के वो सामाजिक संपत्ति, वहां पे एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया था कि कोई वहां एक ही दल होगा, जिसके वजह से वहां बाद में गृह युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया। अब जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर जहां पे 3-4 समाज में 3 किस्म के लोग रहते हो, ठीक है, 3 किस्म के लोग रहते हो। जैसे आपको बता दें, गृह युद्ध में बोल्शेविक रेड्स को बोला जाता था, ग्रीन्स सामाजिक क्रांतिकारी थे, और जो जार को मानने वाले थे, जार समर्थक, ठीक है, उसको व्हाइट्स बोला जाता था। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि समाज में 3 तरह के सामाजिक लोग हैं और 3 तरह के विचारधारा वाला लोग हैं। तो निश्चित तौर पे अगर वहाँ एक दलीय व्यवस्था को लागू करना हो तो प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना कि हमारा शासन व्यवस्था चलना चाहिए, हमारे जो भी हमारे दिशा अनुसार जो है इस देश का शासन व्यवस्था होना चाहिए। इसी प्रकार जो है आपसी मतभेद की वजह से किसी देश के अंदर हुए आपसी मतभेद में हुए युद्ध को ही गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक घर को हम एग्जाम्पल देकर आपको बतलाते हैं। घर में 4 परिवार हैं, 4 भाई हैं, ठीक है, ये आपस में अगर झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो ये घर का मामला हुआ तो ये गृह युद्ध कहलाया। लेकिन ये 4 भाई अगर बाहर में किसी से लड़ते हैं तो गृह युद्ध नहीं, बाहरी मामला हुआ और ये एक तरह का गृह युद्ध नहीं हुआ। तो वहां भी जो है अक्टूबर क्रांति के बाद जो है गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में जो है ना गृह युद्ध जो है अंत में आपको जार के समर्थक को और सामाजिक क्रांतिकारी यानी ग्रीन्स को जो है से बाद में काफी दूसरे देशों से समर्थक मिला। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अक्टूबर क्रांति शुरू हुई और खत्म हुई और उसका प्रभाव रहा। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे वो रूसी क्रांति पढ़ रहे थे कि रूस में आखिर क्रांति का क्या प्रभाव रहा, यही पढ़ रहे थे ना। तो इस पूर्ण रूप से पूरा अध्याय में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कि किस प्रकार किसी देश में सामाजिक परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी आता है। तो हमने यही सीखा कि समाज में जब क्रांतिकारी आता है तो कहीं ना कहीं समाज के विरोध के खिलाफ यानी कि समाज में असंतुलन की वजह से ये क्रांति फैलते हैं। असंतुलन कैसे फैलता है? अगर समाज में सभी वर्गों के लोगों को बराबर की भागीदारी ना रहे तो समाज में जो है सो क्या फैल जाता है, समाज में असंतुलन फैल जाता है और वहां पे क्रांतिकारी का जन्म होता है। इसीलिए अगर किसी लोकतांत्रिक देश को सही ढंग से चलाना हो तो समाज में समानता जरूरी है। संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों को आपको जो है से एक नजर से देखना होगा और सबकी विकास करनी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इस चैप्टर को पूर्णतः आज खत्म किए। ठीक है, और ये सारे पार्ट्स को एक में कंबाइन करके मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को अपने भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।